बस भी कर दे रोहान। अब तो दिन की रोशनी भी फैल गई है। नूर पूरी रात रोहान की शिद्दतों को सहकर अब थक चुकी थी। पूरी रात की जागे हुए थे, लेकिन रोहान था कि उसकी बेखुदी में जरा भी फर्क नहीं आ रहा था। शादी की रात थी, इसलिए झिझक के मारे वो उससे ज्यादा इनकार भी नहीं कर पाई। लेकिन सदियों की तवील रात गुजारने के बाद अब सुबह की रोशनी फैल चुकी थी। वो बेतहाशा थकन से चूर हो चुकी थी। फिर आखिर बेबसी से उसने हाथ जोड़कर रोहान की मिन्नत की थी। तब वो पीछे हटा था। आंखें उसकी भी नींद से चूर थी, लेकिन नूर की खूबसूरती और हसीन चेहरे ने तो उसे पागल करके रख दिया था। बहरहाल अब वो करवट बदल कर सो चुका था। नूर की आंखें भी नींद से बोझल थी। जैसे ही वो गहरी नींद में गई, कमरे के दरवाजे पर दस्तक हुई थी। रोहान बेखबर सो रहा था, इसलिए नूर को ही उठना पड़ा। उसने दरवाजा नहीं खोला था। बड़ी मुश्किल से कमरे के दरवाजे तक नींद में डूबती हुई पहुंची थी। कहने लगी, कौन है? तो उसकी सास कहने लगी, बेटा 9 बज गए हैं, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं, तुम लोग तैयार होकर आ जाओ। नूर का दिल चाहा कि रो दे। 7 बजे तो उनके बेटे ने उसकी जान छोड़ी थी। वो मुश्किल से 2 घंटे ही सोई थी जब सासू माँ ने दरवाजा खटका दिया। उसने एक नजर रोहान पर डाली, जो बेखबर सोया हुआ था, लेकिन फिर खामोशी से कपड़े निकाले और वॉशरूम में चली गई। नहा धोकर वापस आई, तैयार हुई और कमरे से बाहर आ गई। तब तक उसके घर वाले नाश्ता भी लेकर आ गए थे। उसकी सास फहमीदा बेगम कहने लगी, बेटा रोहान को उठाओ, कितनी बुरी बात है, तुम्हारे घर वाले नाश्ता लेकर आए हैं। लेकिन वो तो रोहान के पास जाने से भी कतरा रही थी। रात भर इतनी शिद्दत से उसने दिखाई थी। दिल में कहीं न कहीं रोहान का डर उसके दिल में बैठ गया था कि कहीं वो उसके पास जगाने जाए और वो फिर शुरू ही न हो जाए। कहता था, दिल नहीं भर रहा तुमसे, बस दिल नहीं चल रहा उस रात को मजीद तवील कर दूं और तुम्हारी गुर्बत से खुद को सैराब करता रहूं। उसकी बातों ने नूर को जाने से कतराने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन फहमीदा बेगम उसे बार बार कह रही थी कि वो घबराए हुए कमरे में गई और अब वो गहरी नींद में सोया हुआ था। वैसे भी 11 बज चुके थे। रोहान के पास आई, उसका हाथ पकड़कर उसे हिलाने लगी, कहने लगी, रोहान जल्दी से नहाकर तैयार हो जाए, मेरे घर वाले भी आ चुके हैं, सब नाश्ते पर आपका पूछ रहे हैं। खुमार आलूद आंखें बमुश्किल ही रोहान ने खोली थी। जब नूर का निखरा निखर रूप देखा तो फिर से दिमाग पर नए सिरे से सरसारी छाई थी। उसे खींचकर खुद पर गिराया था। नूर उस अफराद के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए बेसाख्ता उसके ऊपर जा गिरी थी। कहने लगा, तुम्हारे पहलू से निकलने को दिल ही नहीं चाहता। एक तो कमबख्त ये रिश्तेदार भी इसलिए जहर लगते हैं, मियाँ बीवी को तो वक्त गुजारने ही नहीं देते। वो कहने लगी, प्लीज छोड़े मुझे। लेकिन रोहान ने अपनी मनमानी फिर एक बार की थी। इसके बाद ही उसे छोड़ा था और खुद नहाने चला गया। वो जिज्ज होकर रह गई थी। बाहर आया तो तौलिया उसके मुंह पर फेंका था। कहने लगा, मैं तो अपने ससुराल वालों के साथ नाश्ता करने जा रहा हूँ, तुम जाओ दोबारा से नहाकर तैयार हो जाओ और फिर सबको भी वजह बता देना। नूर का बस नहीं चल रहा था कि रो दे। बहरहाल वो जा चुका था। नूर ने दोबारा गुस्ल किया और वही कपड़े पहनकर तैयार होकर बाहर आ गई, लेकिन सर पर दुपट्टा अच्छे तरीके से ओढ़ लिया ताकि किसी को शक न हो। सबके साथ नाश्ता किया। नाश्ता करने के बाद रोहान फिर उसे इशारे कर रहा था कि चलो कमरे में, लेकिन वो तंग आ चुकी थी, इसलिए फहमीदा बेगम के साथ ही बैठी बातों में मसरूफ रही। लेकिन रोहान बार बार अपनी नजरों से उसे कमरे में जाने के इशारे कर रहा था। नूर का दिल बड़ी जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन वक्त यूं ही गुजरने लगा। गुस्से के आगे रोहान कमरे में चला गया। दरवाजा भी बड़ी जोर से मारा था। फहमीदा बेगम कहने लगी, इसे क्या हुआ है? कहने लगी, पता नहीं। बहरहाल वो कमरे में नहीं गई। रात को वलीमा था। फिर वो पार्लर पर चली गई। रात को ग्रे और सिल्वर रंग की मैक्सी में वो कमाल लग रही थी, कयामत ढा रही थी। और रोहान रोहान तो उस पर नजरें हटाना भूल गया था। जब वो दोनों स्टेज पर बैठे तो रोहान ने उसका हाथ पकड़ रखा था। बैठते ही उसके कान में सरगोशी करने लगा, कहने लगा, आज तो तुम मुझसे नहीं बचोगी। लेकिन नूर का सर चकरा रहा था। पूरी रात वो नहीं सो पाई थी। फिर पूरा दिन भी फहमीदा बेगम के साथ बैठी रही। अब तो यूं थी कि नींद से बेहाल थी। उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि आज भी रोहन के साथ रात जाकर काटती। रात को नूर की वालदा सफिया बेगम ने फहमीदा से कहा कि हमारे यहाँ रिवाज है, कभी वलीमा पर हम बेटी को अपने घर ले जाते हैं और अगले रोज दूल्हा और उसके घर वाले आकर ले जाते हैं। तो आज हम नूर को अपने साथ लेकर जाएंगे। फहमीदा बेगम ने तो कोई एतराज नहीं किया, लेकिन रोहान रोहान के तो जैसे होश उड़े थे। कहने लगा, नहीं नहीं,
हमारे यहाँ ऐसा कोई रिवाज नहीं है। फहमीदा बेगम ने उसके कंधे पर एक थप्पड़ी लगाई, कहने लगी, बस भी करो, इस तरह से बड़ों को जवाब नहीं देते। वो कहने लगी, नूर को आप अपने साथ ले जाएं, कोई बात नहीं। नूर भी ऐसा ही चाहती थी कि अपनी माँ के साथ जाए, और नींद पूरी करे सर फट रहा था, लेकिन रूहान उसे जिन नजरों से देख रहा था, नूर ने अपनी नजरें बदल ली, क्योंकि वो नजरों के इशारों से यही कह रहा था कि नूर खुद मना कर दे कि वो मैके नहीं जाना चाहती। लेकिन नूर ने उसकी तरफ देखा ही नहीं। अपने वालिदैन के साथ वो वापस घर आ गई। जैसे ही कपड़े चेंज करके वो सोने के लिए लेटी थी, रूहान का फोन आने लगा था। उसने फोन उठाया, कहने लगा, ये क्या तरीका है तुम्हारे घर वालों का, ऐसा कौन करता है। कहने लगी रूहान, ये रस्म है। कहने लगा, भाड़ में जाए ऐसी रस्म, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ और तुम मेरे साथ वापस घर आओगी। रूहान बेहद गुस्से में था। नूर कहने लगी, रूहान मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मैं अपने वालिदैन से क्या बहाना बनाऊं। वो कहने लगा, कुछ भी बहाना बनाओ, मैं कुछ नहीं जानता। अच्छा ये बताओ, तुमने चेंज तो नहीं किया। वो कहने लगी, मैं सब कुछ चेंज करके सोने लगी हूँ। वो कहने लगा, मुझे नहीं पता, मैं अभी आ रहा हूँ, जल्दी से तैयार हो, बिल्कुल वैसी ही लगो जैसी वलीमे में लग रही थी। तुम्हारे जेवरात मैं खुद उतारूंगा, तुम्हारी एक एक चीज मैं अपने हाथों से उतारूंगा, जैसे सुहागरात को उतारी थी। तुम होती कौन हो, बिना मुझसे पूछे चेंज करने वाली। तुम मेरी हो नूर, मेरी इजाजत के बगैर तुम्हें कुछ भी करने की इजाजत नहीं है। नूर का तो जैसे सांस सीने में अटक गया था, क्योंकि वो बहुत गुस्से में कह रहा था। नूर कहने लगी, प्लीज अभी नहीं रूहान, मेरी बात को समझने की कोशिश करें, मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे। कहने लगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन परेशान होता है, किसे बुरा लगता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम मेरी बीवी हो और मुझे रात को तुम अपने कमरे में चाहिए हो। मैं तुम्हें हर रात अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ 15 मिनट है, 15 मिनट के अंदर अंदर वैसे ही तैयार हो जैसा कि तुम वलीमे पर लग रही थी, जेवरात भी वैसे ही पहन के रखना। मैं तुम्हें इशारे कर रहा था कि अपनी वालदा को मना कर दो, कोई भी बहाना बना दो, लेकिन तुमने मेरी तरफ देखने की जहमत तक न की। क्या तुम्हारी नज़र में मेरी ये अहमियत है। पता नहीं रोहान को हुआ क्या था, कुछ भी सुनने को तैयार नहीं था। अपनी बात कहकर उसने फोन बंद कर दिया और नूसूझ में पड़ गई कि क्या करे और क्या न करे। बहरहाल सबसे पहले तो उसने अपनी वालदा को एतमाद में लिया, कहने लगी कि वो रोहान की कुछ तबीयत ठीक नहीं है, मैं रोहान के साथ घर जा रही हूँ, फिर कभी रहने के लिए आ जाऊंगी। उसकी वालदा ने ज्यादा एतराज नहीं किया, कहने लगी, ठीक है, लेकिन नूर को ये मुनासिब नहीं लगा कि वो दोबारा वलीमे का जोड़ा पहने। अलबत्ता उसने सब कुछ पैक करके रख दिया। रोहान ने सिर्फ बाहर में गेट पर हॉर्न दिया था और नूर से कहने लगा कि बाहर आ जाओ, मैं अंदर नहीं आऊंगा। नूर ने अपने वलीमे का जोड़ा और तमाम सामान हाथों में पकड़ा और बाहर चली गई। नूर को देखकर उसके माथे पर बल पड़े थे। बहरहाल उसने सामान पीछे रखा और खुद फ्रंट सीट पर बैठ गई। कहने लगा, तैयार क्यों नहीं हुई, मेरी बात का असर नहीं हुआ था। कहने लगी, रोहान कुछ तो समझने की कोशिश किया करें। अम्मा क्या सोचती कि मैं क्यों दुल्हन बनकर जा रही हूँ, बड़ी मुश्किल से मैंने बहाना बनाया है, अभी तो नूर की जान छूट गई। कहने लगा, घर जाकर वैसे ही तैयार हो जैसी तुम लग रही थी। वो कहने लगी, ठीक है हो जाऊंगी, लेकिन आप वादा करें मुझे ज्यादा तंग नहीं करेंगे। मैं कल रात से नहीं सोई रोहान, और सुबह से जाग रही हूँ, मेरा सर फट रहा है, मुझे बहुत शदीद नींद आ रही है। वो कहने लगा, घर तो चलो, तुम्हें सुलाता हूँ, बड़ी मीठी नींद सुलाऊंगा तुम्हें। इसकी आंखों में शौकी नाच रही थी। नूर का दिल धड़का था। बहरहाल जब वो घर में आई, फहमीदा बेगम सो चुकी थी। अपने कमरे में गई तो रोहान कहने लगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ। नूर ने दोबारा से वलीमे की मैक्सी पहनी, मेकअप किया, यहाँ तक कि जेवरात भी पहने। अभी सब कुछ पहन कर तैयारी हुई थी, दुपट्टा सर पर लेने की कोशिश की तो रोहान उसके करीब आ गया। उसकी गर्दन पर अपनी लब रख चुका था और फिर से उसने नूर पर अपनी मनमानियां शुरू कर दी। वो थकन से चूर थी। रात के 2 बजे वो रोने लगी, लेकिन रोहान ताके बाज नहीं आ रहा था। उसके सामने हाथ जोड़ने लगी, खुदा के लिए मुझ कर दो, मुझे सोने दो। लेकिन ऐसा लगता था जैसे इस पे कोई जुनून सवार हो। वो कुछ नहीं सुन रहा था। सारी रात नूर की आंखों में गुजर गई। सुबह रोहन सो चुका था और वो बेतहाशा रो रही थी, क्योंकि अब उसके पेट के निचले हिस्से में तकलीफ होने लगी थी। दर्द हो रहा था और इतनी शिद्दत से दर्द हो रहा था कि उसकी बर्दाश्त से बाहर था। उसने सोए हुए रोहन को उठाया, उसे हिलाने झुलाने लगी। रोहन गहरी नींद से जागा, लेकिन नूर को यूं तड़पता देखकर परेशान हुआ। कहने लगा, क्या हुआ तुम्हें। कहने लगी, मेरे पेट में बहुत दर्द है,
मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा रूहान, प्लीज कुछ करो। रूहान ने देखा वो पेट के निचले हिस्से पर अपने दोनों हाथ रखे तड़प रही थी। वो खुद को भी घबरा गया क्योंकि समझ नहीं रहा था कि नूर को क्या हुआ। कहने लगा, मैं अम्मी को बुलाता हूँ। उठ के बैठ गया, जल्दी से अपनी शर्ट पहनी, बटन बंद किए, अपने बालों को दुरुस्त किया और कमरे से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद ही फहमीदा बेगम घबराई हुई कमरे में आई। तब तक वो दर्द से तड़प रही थी। फहमीदा बेगम को समझ नहीं पा रही थी कि उसे क्या हुआ है। रोहन से कहने लगी, ऐसा करो, ड्राइवर को बोलो गाड़ी निकाले। रोहन बाहर चला गया। फहमीदा बेगम ने उसे सहारा दिया, उसे बाहर ले आई। लेकिन जब हॉस्पिटल लेकर गए तो लेडी डॉक्टर ने बुरे तरीके से फहमीदा बेगम को डांटा था। कहने लगी कि आपके बेटे ने क्या हाल कर दिया है अपनी बीवी का, इसे जरा भी एहसास नहीं है। वो कहने लगी, नूर के इंटरनल साइड पर जख्म हो चुके हैं, इसलिए अपने बेटे से कहें अपनी बीवी से दूर रहिए। सुनकर फहमीदा बेगम तो शर्मिंदा होकर रह गई। जैसे ही नूर के साथ क्लिनिक से बाहर आई तो रोहन खड़ा था। अपनी वालदा से कहने लगा, क्या हुआ है? लेकिन वो उसे खा जाने वाली नजरों से देखते हुए कहने लगी, ये तो तुम्हें पता होगा, शर्मिंदा करके रख दिया तुमने मुझे। वो शायद कुछ कुछ समझ चुका था, इसलिए नजरें चुराने लगा। जैसे ही नूर गाड़ी में बैठी आंखें बंद कर चुकी थी। 2 दिन से उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी और दर्द बर्दाश्त करके बेहाल हुई थी। डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दिया था, कुछ मेडिसिन भी दी थी। रोहन ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की कहने लगी कि नूर के घर ले जाओ इसके मेके। रोहन कहने लगा, क्यों? वो कहने लगी, ये वहीं रहेगी, उठ 8 दिन ये अपने मेके रहेगी, आराम करेगी। वो कहने लगा, अम्मी वो घर पर भी आराम कर सकती है। फरीदा बेगम कहने लगी, नहीं, जो कह रही हूँ वही करो। नूर ने दिल में शुक्र किया था। फरीदा बेगम नूर को उसके मेके छोड़ आई। उसकी वालदा से कहने लगी कि वलीमे पर भी रूहान ने इसे रहने नहीं दिया, इसलिए 8 दिन नूर आपके पास रहेगी। उसकी वालदा भी खुश हो गई, लेकिन बेटी के चेहरे पर दर्द के आसार साफ दिखाई दे रहे थे। नूर ने भी कोई बात नहीं बताई क्योंकि फरीदा बेगम ने उसे मना किया था कि घर वालों से कुछ भी जिक्र मत करना। मैं रूहान को समझाऊंगी, वो आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा। लेकिन नूर के दिल में तो जैसे ही रूहान की गुर्बत का खौफ बैठ गया था। 2 दिन तो रोहान ने कुछ नहीं कहा, बड़े दर्द से गुजारे। लेकिन 2 दिन बाद उसने नूर को फोन किया। नूर इस वक्त भी सोने की तैयारी कर रही थी। फोन उठाया तो कहने लगा, अच्छा बहाना लगाया है तुमने, तुम्हें ऐसा भी क्या हो गया है जो मेरे जाकर बैठ गई हो? कहने लगी कि आपको आंटी ने कुछ नहीं बताया। कहने लगा, यार तुम अनोखी लड़की हो, जिसकी शादी हुई है, सबकी शादी होती है, सबके शोहर अपनी बीवी के साथ ऐसा ही सब कुछ करते हैं, उनकी बीवियां यूं रोने नहीं बैठ जाती। थोड़ा सब्र करना सीखो, वावेला ना मचाया करो। तुमने पता नहीं लेडी डॉक्टर से क्या कहा और उसने मेरी माँ से क्या कहा। नूर ने कुछ नहीं जानता, मैं तुम्हारे बगैर 8 दिन तो कभी नहीं गुजार सकता। मैंने शादी इसलिए नहीं की थी कि यूं अकेला सोऊं। नूर कहने लगी, रूहान आपको जरा भी एहसास है कि मैं किस तकलीफ से गुजर रही हूँ? कहने लगा, शट अप, कोई भी बहाना बनाओ, कुछ भी करो, बस घर वापस आओ। 2 दिन से मैं पागल हो रहा हूँ, मुझे रात को ठीक से नींद नहीं आ रही, मुझे तुम चाहिए हो। नूर ने फोन बंद कर दिया। एक तो अपनी तकलीफ से 2-4 थी, 2 दिन बाद जाके कुछ इफाका हुआ दर्द में। अब रोहान उसे ज़हनी तौर पर परेशान कर रहा था। उसने सोच लिया था कि वह फ़ोन ही नहीं उठाएगी, बहाना बना देगी, लेकिन वो रोहान था। नूर ने चंद दिन उसका फ़ोन नहीं उठाया। जब भी उठाती तो बहाना बना देती कि वो कुछ देर बाद फ़ोन करेगी, अभी बिजी है। 8 दिन गुजर चुके थे और रूहान का गुस्से से बुरा हाल था। फमीदा बेगम ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी थी कि वो नूर को लेने के लिए नहीं जाएगा। 8 दिन बाद फहमीदा ही उसे घर लेकर आई थी और रोहन का मूड सख्त खराब था। नूर को देखकर भी उसने अपना रुख बदल लिया, चुपचाप खाना खाता रहा, उसे चोर आंखों से देखता रहा। खाना खाने के बाद जल्दी ही अपने कमरे में चला गया था। उसे लगा था कि नूर कमरे में जल्दी आ जाएगी। उसे मनाने की कोशिश करी। जैसे ही खाना खाकर नूर फारिग हुई और रोहान अपने कमरे में गया, फरीदा बेगम ने नूर को अपने कमरे में बुलाया और कहने लगी, मैं तुम्हारे सामने बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन तुम्हें मुझे बताना चाहिए था। वो कहने लगी, आंटी मुझे खुद इन बातों का इतना पता नहीं था। मैं रोहान को बहुत कहती थी, लेकिन वो मेरी कुछ नहीं सुनता था। वो कहने लगी, मैंने उसे खूब समझाया है, बहुत डांटा है, आइंदा तुम्हारे साथ ऐसा सलूक नहीं करेगा, लेकिन कोशिश करके तुम अपने कमरे में जरा देर से जाया करो। कहने लगी, ठीक है, जैसे आप कहेंगी मैं वैसे ही करूँगी। कुछ देर फहमीदा कर कमरे में बैठी रही, इधर उधर की बातें करती रही और रूहान तक के रह गया था, कब से उसका इंतजार कर रहा था।
रात के 11 बजे नूर कमरे में आई और वो लैपटॉप पर बेफजूल वक्त गुजार रहा था। नूर को देखकर उसे बेतहाशा गुस्सा आया। नूर जैसे ही अंदर आई कहने लगा, दरवाजा बंद करके लाकर दो। बहुत गुस्से में था। नूर बुरी तरह से घबराई हुई थी। उसने दरवाजा बंद किया, दरवाजा लॉक किया, धीरे धीरे चलते हुए बेड के दूसरी जाने पे आकर बैठ गई। बड़े गुस्से से रोहान ने लैपटॉप बंद किया और टेबल पे रख दिया। कहने लगा, तुम्हारे नजदीक मेरी क्या अहमियत है? तुम मुझे क्या समझती हो? कहने लगी रोहान, मेरे नजदीक आपकी बहुत अहमियत है और आपकी नजर में भी मेरा एहसास होना चाहिए। 8 दिन से मेडिसिन खा रही हूँ। वो कहने लगा, ये सब पटिया मुझे बहुत पढ़ाओ। अपनी माँ से मैं बहुत लंबा लेक्चर सुन चुका हूँ। मेरी तरफ से बाहर नहीं जाओ तुम कोई वाहिद लड़की नहीं हो। सब किशोर अपनी बीवियों के साथ इसी तरीके से रहते हैं, लेकिन वो मौत की गुड़िया नहीं बनी रहती। उसने तकिया दुरुस्त किया और करवट दूसरी तरफ मोड़कर लेट गया। नूर की आंखों में आंसू झिलमिलाने लगे थे। उसने अपने आंसुओं को अपने अंदर ही कहीं गिराया था। खुद पर जब्त बांधकर वो पूरी रूहान के पास गई। वो करवट दूसरी जानिब लेकर लेटा हुआ था। बहुत गुस्से में था। नूर ने अपना हाथ उसके बाजू पर रखा तो झटक दिया। कहने लगा, पीछे हो तो हाथ मत लगाना, मुझे जाके आराम करो। आज के बाद कुछ नहीं कहूंगा तुम्हें। वो कहने लगी, रोहान प्लीज मुझसे नाराज मत हो। कहने लगा, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? कहने लगी, फर्क पड़ता है? क्यों फर्क नहीं पड़ता? मैं आपसे मोहब्बत करती हूँ, आपकी बीवी हूँ। आप मुझसे यूं मुंह मोड़ कर लेते हैं तो मुझे फर्क पड़ेगा। बस ये कहना था। रोहान ने उसकी तरफ अपना रुख बदल दिया। कहने लगा, पड़ता है तो तुम्हें फर्क पड़ता है? पता है मैं तुमसे नाराज हूँ। कहने लगी, हाँ मुझे नजर आ रहा है, मुंह खुला है। मुझे देख नहीं रहे तो जाहिर है मुझसे नाराज है। कहने लगा, नाराज हूँ तो मुझे राजी करो। उसकी आंखों की तरक्की ने नूर का दिल धड़काया था। जानती थी कि वो राजी किस चीज से होता है और नजरें चुरा कर कहने लगी, ऐसा करते हैं, हम बातें करते हैं। कहने लगा, बातों से तो मेरा गुजारा नहीं होता, मेरा गुजारा तो किसी और चीज से होता है। लेकिन नूर कतराना शुरू हो गई थी, इधर उधर की बातें करने लगी। लेकिन रोहान उसकी बातें सुनी अनसुनी कर रहा था। उसके करीब आने लगा, लेकिन वो फौरन से उठ कर बैठ गई। कहने लगी, रोहान प्लीज। वो कहने लगा, मरने वाली क्यों हो जाती हो? तुम्हारे शोरों तुम्हारे करीब नहीं आऊंगा तो फिर कहाँ जाऊंगा? या दूसरी औरत के पास जाऊं? नूर, तुम मेरी बीवी हो और मैं अपनी हर ख्वाहिश, अपना जुनून, अपनी शिद्दत तुम पर लुटाना चाहता हूँ। तुम ही इनकार करोगी, तुम ही रोकोगी, तुम ही बहाने करोगी। तुम्हारी इस किस्म की बातें सिर्फ मेरी जिद को बढ़ाती हैं और कुछ नहीं करती। और जब मर्द जिद में आ जाए तो फिर वो कुछ नहीं करता। चलो अब इधर, मुझे मनाओ और वैसे मनाओ जैसे मैं राजी हो सकता हूँ। तो नहीं आओगी तो मैं आऊँगा, मैं आऊँगा तो सुबह फिर तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। पता नहीं लेडी डॉक्टर को तुमने कितने पैसे देकर सिखाया है तो ऐसे जुमले बोले ताकि मैं तुमसे दूर रह सकूं। सवाल यही पैदा नहीं होता। मैं तुम जैसी औरतों की चालें अच्छे तरीके से जानता हूँ। शोर से दूर रहने के नए नए तरीके ढूंढ लिए हैं। तुम लोगों ने पता नहीं ये खूबसूरती, ये हुस्न तुम लोगों ने किसको दिखाना है। पता नहीं वो बात किसके साथ लेके गया था। वो बेहद परेशान हुई थी, लेकिन फिर जब उसने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने आप को रोहान के हवाले कर दिया। आज की पूरी रात भी रोहान ने उसे सोने नहीं दिया था। जैसे ही वो नींद से आंखें बंद करती तो उसके रुखसार को थपथपाने लगता, कहता, सोने की जरूरत नहीं है, मेरा साथ दो, मेरी तरफ देखो। नूर को लग रहा था कि जैसे उसकी जिंदगी में आने वाला इसका हमसफर बिल्कुल बेहिस है। औरत की तकलीफ से उसे कोई गर्व ही नहीं है। बहरहाल वो जरा सा भी एहतजाज करती तो रोहन की चीखें बढ़ जाती, जिससे सहना नूर की बस की बात नहीं थी। वह जिद में आकर न जाने उसे सोने देता था, न खुद सोता था। उसके वालिद की अपनी फर्म थी और वो ऑफिस भी लेट ही जाता था, कभी 10 बजे, कभी 11 बजे, क्योंकि अपना काम था, उसे परवाह नहीं थी। इसलिए रात देर तक उसके साथ जागता रहता। अलबत्ता नूर 15 दिनों के अंदर ही कमजोर होने लगी थी। उसके चेहरे की रौनक खत्म होने लगी थी। रातों को जाग जाग कर उसकी आंखों के जुट हल्के पड़ने लगे थे, लेकिन वहां उसकी शिद्दत में कमी आती ही नहीं थी। खुद वो खुश खुराक था, रोजाना रात को दूध पीकर सोता, वो भी ड्राई फ्रूट वाला। हर तरह से अपना ख्याल रखता था। अलबत्ता नूर से कहता था, मुझे मोटी खवातीन बिल्कुल पसंद नहीं है, अपने आप को हमेशा ऐसे ही फिट रखना। नूर ने अब कोई शिकायत करनी छोड़ दी थी, खुद को हालात के हवाले कर दिया था। उसे लगा जैसे जैसे वक्त गुजरेगा रोहन खुद ब खुद नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ये उसका सिर्फ ख्याल था। 1 महीना गुजर गया था, लेकिन नूर के रवैये वैसे ही थे। कभी कभी तंग आ जाती थी, रोने लग जाती थी, लेकिन रोहान से कुछ नहीं कहती थी। 1 महीने बाद उसकी तबीयत खराब रहने लगी। लेडी डॉक्टर के पास जब गई
तो उसने उसे हामिला होने की खुशखबरी सुनाई थी। साथ ही में ये भी कहा था कि शुरू के चंद महीनों में तुम्हें एहतियात करनी पड़ेगी, तुम्हारा शौहर तुम्हारे करीब ना आए। हमीदा बेगम कहने लगी, आप फिक्र ना करें, ऐसा ही होगा। डॉक्टर ने कहा, अगर इसका शौहर इसके करीब आया तो इसकी प्रेगनेंसी ज़ाया हो सकती है। इसका निज़ाम पहले ही बहुत नाजुक हो चुका है, बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है। लेडी लेडी डॉक्टर ने उसे बिस्तर से भी उठने से मना किया था। ये खबर जब रोहान को पता चली तो वह बड़ा उठा कहने लगा, ये क्या तमाशा तुमने खड़ा कर दिया है? बच्चा कहाँ से हो गया? मैं तो अभी ऐसे किसी मूड में नहीं हूँ। मुझे अभी औलाद नहीं चाहिए। मैं कल ही तुम्हारा अबॉर्शन करवा दूंगा। अभी तो मुझे सिर्फ अपनी शादीशुदा लाइफ को एंजॉय करना है। ये सुनकर नूर की रंगत उड़ी थी। उसे तो लगा था औलाद की खुशी में रेहान ये एहतियात भी कर जाएगा। बच्चा तो हर इंसान को प्यारा होता है, और जब ये पता चले वो बाप बनने वाला है, इंसान की सोच बदल जाती है। लेकिन रेहान के ख्यालात सुनकर नूर को ये समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे और क्या ना करे। कहने लगी, रोहान आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो कहने लगा, कैसी बातें कर रहा हूँ? वैसी बातें कर रहा हूँ जो मुझे करनी चाहिए। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और ये बात तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। वो कहने लगी, लेकिन मुझे बच्चा पैदा करना है। डॉक्टर ने जो एहतियात बताई है मुझे वो भी करनी है। कहने लगा, तो ये किसका बच्चा है? मेरा बच्चा है ना। मुझे नहीं चाहिए, जब चाहिए होगा तो ले लूंगा। वो कहने लगी, आपको क्या लगता है जब आप चाहेंगे वो होगा, और जब आप चाहेंगे वैसा ही होगा? अगर मेरा बच्चा गायब हो गया तो दोबारा मां बनना मेरे लिए मुश्किल है। खुदा के लिए रोहन अपने आप को बदलने की कोशिश करें। वो कहने लगा, मेरा दिमाग खराब मत करो, सारी ड्रामेबाजी जानता हूँ मैं तुम्हारे मुंह से दूर रहने की। तुम बहाने तराशी करती हो। जब भी मेरे पास आती हो तुम्हारी शक्ल 12 बज रहे होते हैं, बेजार बेजार सी नजर आती है, मुझे ऐसा रिस्पॉन्स नहीं देती जैसा मैं चाहता हूँ। वो कहने लगी, और क्या करूँ, 1 महीना हो गया हमारी शादी को, और शादी के 1 महीने में मैं ठीक से सोकर नहीं देखा, फिर भी आपको ये लगता है कि मैं आपको रिस्पॉन्स नहीं देती। कहने लगा, हाँ, मैं सेटिस्फाई नहीं हो पाता। मैं अभी तक तुमसे सेटिस्फाई नहीं हुआ। मुझे सेटिस्फैक्शन चाहिए। मुझसे वैसे ही जुनूनी मोहब्बत करो जैसे मैं तुमसे करता हूँ। ये बच्चा बच्चा सब छोड़ो, हम एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकते हैं। जब मेरे पास आती हो तो बस पागल हो जाया करो। मुझे तुम्हारा पागलपन देखना है, वैसा पागलपन जैसा मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नूर तो उसकी बातें सुनकर बुरी तरह से घबराने लगी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, न समझ आने वाली। रोहान को पता नहीं क्या हो जाता था। नूर उठकर कमरे से बाहर गई। सोच रही थी कि हर बात फहमीदा बेगम से कह देगी। उसे कहेगी कि वो अपने बेटे को समझाए। वो नहीं चाहती थी कि उसका बच्चा गाया हो। एक तरफ लेडी डॉक्टर की बातें उसे डराई हुई थी, दूसरी तरफ रोहान की बातों ने उसे उसकी जान निकाल कर रख दी थी। पता नहीं उसे कैसी सेटिस्फेक्शन चाहिए थी। उसका साथ देती तो थी जितना दे सकती थी। हाँ, जानवर वाला सलूक नहीं कर सकती थी। वो जो उसके साथ करता था, तभी कभी कभी उसके होंठों को अपनी दस्तरीस में लेकर इतनी जोर से काटता कि उसके होंठों से खून बहने लगता। वो पीछे धकेल देती, उसे कहती, ये अब क्या कर रहे हैं? तो कहता, यही तो मजा है, तुम्हें पता ही नहीं है कि शादीशुदा जिंदगी का मजा क्या होता है। तुम एकदम बोर लड़की हो। जैसे वो मोहब्बत कहता। नूर को वो हविस लगती थी, और ये सब वो नहीं कर पाती थी। अभी भी वो अपना सर पकड़े रो रही थी। एक तरफ डॉक्टर की बातें, दूसरी तरफ रोहान की। वो चाहती थी कि वो माँ बने, मगर रोहान का रवैया उसे अंदर तक तोड़ चुका था। लेकिन सांस खारिज करके वो सर पकड़कर बैठी हुई थी जब फहमीदा बेगम उसके लिए ताज़ा अनार का जूस लेकर कमरे में आई। उसे यूं परेशान देखकर कहने लगी, अरे बेटा, क्या हुआ? सर में दर्द तो नहीं है? लाओ, मैं दबा देती हूँ। तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? कुछ ठंडा गरम चाहिए तो बताओ, मैं ला कर देती हूँ। फहमीदा बेगम तो नूर को यूं बैठा देखकर परेशान सी हो चुकी थी, लेकिन अपनी सास को देखकर वो गहरी सांस खारिज करके कहने लगी कि नहीं नहीं आंटी, ठीक हो, बस थोड़े चक्कर से आ रहे थे। अभी भी उसके हाथ पांव ठंडे पड़े थे। जो बात रूहान ने की थी उसने उसे अंदर तक हिला के रख दिया था। वो खुशी रहना चाहती थी अपने बच्चे की खातिर, लेकिन रूहान की बात में उसकी आंखों में आंसू ला चुके थे। अभी उसने अपनी सास को कुछ बताने के लिए मुंह खोला ही था कि वहां पर रूहान आ गया। रूहान को देखकर जिस तरह खौफ के मारे वो अपनी जगह से दिखती थी, फहमीदा बेगम के माथे पर बल पड़ गए थे। उसे यूं उछल कर पीछे होते देखकर फौरन उसे कंधों से पकड़कर कहने लगी कि अरे अरे बेटा, क्या हो गया तुम्हें? यूं घबरा क्यों रही हो? इस हालत में डरना घबराना ठीक नहीं होता। डॉक्टर ने क्या कहा था? नूर सीने पर हाथ रखे
सांस नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी जब फहमीदा बेगम ने एक बार फिर घूरकर अपने बेटे को देखा। कहने लगी, क्या कहा है तुमने बहू को? बताओ, ये क्यों तुम्हें देखकर इतनी डर रही है? जानते भी हो वो तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है। फहमीदा बेगम ने मुस्कुराकर उसे बात की, लेकिन रुहान के चेहरे का तासुर वहीं का वहीं था। ना ही उसके माथे पर पड़े हुए बाल कम हुए थे और ना ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। कहने लगा, अच्छा तो फिर मैं क्या करूं? मुझे कोई शौक नहीं है फिलहाल बाप बनने का। बस मुझे जिंदगी की फिलहाल सुकून चाहिए। और वैसे भी ये मेरी बीवी थी, यहाँ पर मेरे लिए लाई गई है। बच्चे इसने मेरे पैदा करने हैं, तो ये किसकी इजाजत से माँ बन रही है? जब तक मैं नहीं चाहूंगा इसे कोई हक नहीं पहुंचता माँ बने और बच्चों के अंबार खड़े कर दे। ये बात अभी रोहान के मुंह से निकली थी कि फहमीदा बेगम ने उठकर उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। रोहान को उसके थप्पड़ की उम्मीद नहीं थी। वो थप्पड़ मारकर कहने लगी, कैसी बातें कर रहे हो? क्या ये तरबियत की है मैंने तुम्हारी? तुम्हें कोई परवाह भी है कि नहीं? अरे वो लड़कियां तो कुछ नसीब होती हैं जो शादी के फौरन बाद इस दर्जे पर फाइज हो जाती हैं। वरना जानते भी हो अपने खानदान में तुम्हारी कितनी मिसालें मौजूद हैं। शादी को कई साल गुजर जाते हैं और औलाद की नेमत के लिए लोग दर बदर के धक्के खा रहे होते हैं। इससे तुम किस लहजे में बात कर रहे हो? बच्चे आएंगे तो तुम्हारे सुकून में इजाफा होगा, तुम्हारी जिंदगी में रौनक आ जाएगी। फहमीदा बेगम को कहाँ पता था कि वो जिस सुकून की तलाश में है वो उसे बच्चों से नहीं बल्कि नूर से ही चाहिए था। एक गहरी सांस खारिज करके फहमीदा बेगम चुप हुई थी, लेकिन रोहन गुस्से से घूरकर उसे देख ही रहा था। कहने लगा, सारा किया धरा तुम्हारा है। शाबाश, हर एक चीज को अपनी तरफ कर लो। मेरी माँ को भी तुम ही काबू कर लो। मेरे खिलाफ सारा दिन यहाँ बैठकर उन्हें भड़काती रहा करो। इतनी मोहब्बत जो शोर अपनी बीवी से करते हैं, अरे वो तो उसके कदम धोकर पीती है और तुम यहाँ मेरी माँ को ही मेरे खिलाफ करती जा रही हो। रूहान कमरे से बाहर जा चुका था और वो उसके पीछे गई थी। नूर कहने लगी कि रूहान, मैंने उसे कुछ नहीं कहा, प्लीज मेरी बात सुने 2 मिनट के लिए रुकिए तो सही। मगर रोहन गाड़ी में बैठकर बाहर जा चुका था। फहमीदा बेगम ने उसे पकड़ा और अपने कमरे में ले गई। कहने लगी, ये दफा करो, उसे पता नहीं उसके दिमाग में क्या खराफात चलती रहती है। तुम बस अपनी सेहत का ख्याल रखो। वो एक बार फिर रोने लगी थी। उसे खौफ आ रहा था, न जाने रात के किसी पहर जब रोहन वापस आएगा तो उसके साथ कैसा सलूक करेगा। फहमीदा बेगम की तरह बस बहू के सामने अपने बेटे की तारीफें करना चाहती थी। कहने लगी कि बेटा फिक्र मत करो, बस लाडला है ना, मेरा इकलौता बेटा है। आज तक सबने इसे मोहब्बत ही मिली है। बस यही वजह है कि मेरा लाडला ऐसा रद्द-ए-अमल दे रहा है। जब तुम माँ बन जाओगी और गोद में बच्चा लिए इसके सामने होगी तो फिर देखना ये अपनी औलाद पर जान मारेगा। फहमीदा बेगम नूर को रूहान के बचपन की बातें बताने लगी तो उसका रवैया कुछ बेहतर हो चुका था। वो फ्रेश हो चुकी थी। दिन में ये सोचने लगी, क्या वाकई रूहान को बच्चों को अपनाने के लिए वक्त चाहिए? वो कुछ अरसे तक ठीक हो जाएगा। उसकी तबीयत कुछ संभली तो उसने अपने हाथों से रूहान के लिए खाना बनाया। रात को खाने के मेज पर रूहान बैठा था। न वो अपनी माँ की तरफ देख रहा था और न ही वो अपनी बीवी की तरफ। फहमीदा बेगम ने तो उसे अपने सीने से लगाकर थप्पड़ लगाने की माफी मांग ली थी, लेकिन नूर को यूं नजरअंदाज कर रहा था जैसे वो उसके सामने मौजूद ही ना हो। उसके बावजूद नूर गुल को खुश रख रही थी। अपने बच्चे की खातिर रात को किचन से बैठने के बाद उसने अपने और रोहन के लिए दूध गर्म किया। सोने से पहले फहमीदा बेगम चाय पीती थी। उनके कमरे में चाय भिजवाने के बाद वो गर्मा गर्म दूध ट्रे में रखे खुद ही कमरे में आ रही थी। जैसे ही दरवाजे को कोहनी की मदद से धकेलना चाहा तो वो लाकर नूर ने रोहन को आवाज दी कि रोहन दरवाजा खोलिए, मैं दूध लेकर आई हूँ। पहले तो वो कुछ न बोला, फिर उसके बार बार कहने पर वो कहने लगा, तो मैं क्या करूँ, मुझे नहीं पीना। नूर ने मजाकन जानबूझकर कहा, अरे फहमीदा आंटी, आप देखिए ना, रोहन दरवाजा नहीं खोल रहा। इतना सुनना था कि रोहन झट से अपने बिस्तर से उठा और एक झटके से दरवाजा खोल दिया। वहां पर फहमीदा बेगम मौजूद नहीं थी, लेकिन नूर ने जोरदार कहकहा लगाया था। वो कमरे में दाखिल हुई। इससे पहले कि रोहन को कुछ कहती, रोहन ने अगले पल गुस्से से उसके बाजू को झुंझोड़ा था तो गर्मा गर्म दूध का गिलास नूर के हाथ और पेट पर गिर चुके थे। वो दर्द से बुलबुला उठी थी। इससे पहले कि वो चिल्लाती, रोहन उसके मुंह पर हाथ रखकर कहने लगा, खबरदार, तुम्हारे मुंह से एक भी आवाज निकली तो वो दर्द से जलन से चिल्लाते हुए खुद को छुड़वा रही थी। आंखों में पानी आ चुका था, लेकिन रोहन उसे धक्का मारकर कहने लगा, दफा हो जाओ इस कमरे से। तुम मेरी बीवी बनकर इस कमरे में रहना चाहती नहीं, बल्कि बच्चा पैदा करने वाली मशीन एक मोटी बूढ़ी औरत बनना चाहती हो। तो जाओ, दफा हो जाओ।
मेरे कमरे में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। अभी तक उसके हाथ और पेट पर दूध गिरने से जलन खत्म नहीं हुई थी। वो अपना तवाज़ुन बरकरार न रख सकी और जाकर सामने रेलिंग से लगी। पेट में दर्द की शदीद तकलीफ बढ़ने लगी। डर से वो चिल्लाई थी। फहमीदा बेगम, जो बस नीम नींद में थी, बहू के चिल्लाने पर फौरन उठ बैठी। रोहान ने उसे बांसुरी से झंझोड़कर लाकर बेड पर पटका था। कहने लगा, खबरदार, जो तुम्हारे मुंह से अब मेरी माँ के सामने एक लफ्ज निकला। कुछ भी नहीं हुआ, नहीं मर रही हो, तुम इतनी नाजुक मत बनो। वो उसे झिड़क रहा था जब फहमीदा बेगम कमरे में आई। कहने लगी, क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? वो पेट पकड़े खुद पर जब्त करने की कोशिश कर रही थी कि रोहान को एक बार फिर वो किसी तरह शिकायत का मौका ना दे। रोहान कहने लगा कि कुछ नहीं अम्मी, आप बिला वजह उठकर आ गई हैं। ठीक है, बस हल्का सा दर्द हो रहा है, मैंने उसे दवा दी है, ठीक हो जाएगा। फहमीदा बेगम ने जब नूर को देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल सुर्ख लाल हो रहा था। ऐसे लग रहा था जैसे वो जब्त की इंतहा पर हो। उसके करीब आई और बालों में हाथ फेर कर कहने लगी, बेटा, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? बताओ मुझे, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? अगर कहो तो मैं तुम्हारे पास यहीं सो जाती हूँ। वो बड़े प्यार से उसके बालों में हाथ फेर कर पूछ रही थी, लेकिन पीछे खड़ा रोहन हाथों के इशारे से उसे घूर कर कह रहा था, खबरदार, जो तुम में हामी भरी। वो गहरी सांस खारिज करके कपकपाती हुई आवाज में कहने लगी कि नहीं नहीं आंटी, मैं ठीक हूँ, आप चाहिए बिला वजह उठकर आ गई हैं। ये तो बस ऐसे ही चक्कर से आ गए थे और दूध का गिलास मेरे हाथ से छूटकर गिर गया। अभी रोहन मरहम लगा देंगे तो मैं ठीक हो जाऊंगी। उसने ये अल्फाज कहे तो फहमीदा बेगम भी वहां से जा चुकी थी, लेकिन जाने से पहले अपनी निगरानी में रोहन से उसके हाथों पर मरहम लगवाई। जैसे ही वो कमरे से गई तो उसने अपने रब्त का दामन छोड़ दिया। आंखों में आंसुओं को रोक ना सकी। कहने लगी कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, रोहन प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाए, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। आप क्यों करते हैं मेरे साथ ऐसा? आपको मेरा जरा भी एहसास नहीं है? मैं भी आपकी तरह जीती जागती इंसान हूँ। क्या आपको मेरी हालत पर रहम नहीं आता? एक तरफ आप कहते हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है, आप मेरी जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकते। दूसरी जानिब आपका ये रवैया, ये मोहब्बत तो नहीं कहलाती, ये तो हुस्न परस्ती कहलाती। आप सिर्फ और सिर्फ मेरे हुस्न से मोहब्बत करते हैं, मेरे कदोकाल से मोहब्बत करते हैं। इसके अलावा आपको मेरे साथ कोई सरोकार नहीं। वाहन ने जब यह सुना तो अगले ही पल अपनी कनपटी में चलते हुए कहने लगा, अब बस भी करो, क्या फिलासफी करके बैठ गई हो? तुम्हारे साथ शादी कर ली, ये इतना काफी नहीं है? अभी ये रोना धोना बचा दिया है। तुम इधर दिखाओ, ज्यादा तो नहीं जल गया हाथ तुम्हारा? ये कहकर वो उसके करीब बैठ चुका था और अगली बार उसने उसके जले हुए पेट पर भी दवा लगाना शुरू कर दी, जो हल्का हल्का सुर्ख हो रहा था। वो आंखें मूंदे लेटी हुई थी, अभी भी दर्द की थी से उसे पेट में उल्टी महसूस हो रही थी। ऐसे ही लग रहा था जैसे पेट के अंदर कोई चीज कट रही हो। वो बार बार कह रही थी कि रूहान, मुझे दर्द हो रहा है, प्लीज मुझे डॉक्टर के पास ले जाएं, कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। लेकिन बार बार उसके मुंह से ये सब सुनकर उसने दराज से एक पेन किलर निकाले उसे खाने को दे दी और मना भी करती रही, लेकिन नहीं, रूहान, ऐसी हालत में इस तरह की दवाएं नहीं खाई जाती, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया हुआ है। लेकिन रूहान जबरदस्ती उसे मुंह में दवा देकर पानी पिला चुका था। कहने लगा, बिला वजही डॉक्टर ने तमाशा बना रखा है, खुद बैग भरकर जो दवा दे देते हैं वो उनको दिखाई नहीं देती। घर से कोई दवा खा ले तो वो ये है, वो है, और पता नहीं क्या क्या है। दवा का असर फौरन हुआ था। कुछ देर बाद इधर की शिदत में कमी आ चुकी थी। रोहन उसके करीब लेट चुका था। कहने लगा, अब तुम कुछ भी नहीं बोलोगी, समझी बीवी हो तुम मेरी। और ये क्या प्यार मोहब्बत के किसे छेड़ रखे हो तुम? ये मेरी मोहब्बत ही है ना, जो मैं तुम्हें सोने नहीं देता, रात भर जगाए रखता हूँ और तुम अपनी चीखते लुटाता हूँ। बताओ भला, अगर मुझे तुम्हें कोई दिलचस्पी ना होती, तुमसे मोहब्बत ना होती, तो क्या मैं यूं तुम्हें रात भर मैं तुम्हें जगा कर रखता, तुम्हें मुंह तक ना लगाता? क्या तुम वो शो नहीं देखे जो बीवी के करीब आते ही उनसे उलझन महसूस करते हैं? उनसे आने वाली लहसुन प्याज की बदबू उनके करीब ही नहीं भटकते, वो दूसरी शादी कर लेते हैं। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारा शोर तुम्हारे हुस्न पर फिदा है। ये सुनकर नूर का दिल सहम चुका था और उसकी अवज परस्ती को इस मोहब्बत समझकर खामोशी से सो चुकी थी। जब बातों ही बातों में वो एक बार फिर उसे अपने करीब लाने लगा, वो अपना आप उसे सौंपकर प्यार से कहने लगी, एक आखिरी बार उसने कहा था कि प्लीज रोहन, ऐसा मत करें, डॉक्टर ने सख्ती से मना किया था, मुझे शदीद तकलीफ हो रही है। लेकिन रोहन उसका चेहरा अपने हाथों में थाम कर कहने लगा, प्लीज जान, सिर्फ एक बार मुझे अपनी सारी तशनगी मिटाने दो, इसके बाद मैं तुम्हारे पास नहीं आऊंगा, मैं वादा करता हूँ, सिर्फ और सिर्फ आज की रात के लिए।
को जितनी भी तकलीफ हुई थी उसने एक बार अपना आप उसके हवाले कर दिया था। डॉक्टर की हिदायत के बावजूद वो अपना आप उसे सौंप चुकी थी। रात के 2 बज चुके थे, लेकिन रोहान तो बस करने का नाम ही नहीं ले रहा था। उकताए हुए लहजे में उस पर बेहोशी सी तारी होने लगी थी। कहने लगी कि प्लीज प्लीज बंद कर दीजिए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे अपनी आंखों के सामने मौत दिखाई दे रही है। लेकिन रोहान उससे चंद लम्हों की मोहलत मांगता एक बार फिर उसमें खो चुका था। एक वक्त ऐसा भी आया जब वो दुनिया से बेगानी हुई, आंखें मिट चुकी थी, उस पर बेहोशी तारी होने लगी और वो मुसलसल उसके मुंह पर उंगलियां फेरते हुए उसे कह रहा था कि नहीं नहीं, आंखें बंद मत करना, इधर मेरी तरफ देखो, यहाँ मेरा साथ दो, इधर देखो। अभी वो यही बोल रहा था, लेकिन वो तो हर एक चीज से बेगानी हो चुकी थी। रोहान को उस पर गुस्सा आ गया। अगले पल उसने उसके साथ ऐसी सख्ती बरती कि पलक शगाफ थी उसके हलक से निकली थी। ऐसे लग रहा था जैसे उसकी जान ही लबों पर आ चुकी थी। नफरत हकारत क्या होती है, उस वक्त उसे अपने शोर से महसूस हो रही थी जब उसके मुंह पर हाथ रखकर वो कह रहा था, चुप खबरदार, मजीद कोई आवाज अपने हलक से मत निकालना। वो दर्द से दोहरी हो चुकी थी। उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें बाहर तक जा रही थी। फहमीदा दरवाजे पर धड़ाधड़ दस्तक दे रही थी। जब रोहान ने उसे सख्ती से तंबी की कि माँ को कुछ मत बताना, उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो दर्द के मारे उठकर अपनी सास के गले लगना चाहती थी, लेकिन झट से गिर गई। उसे यूं गिरा देखकर फहमीदा फौरन आगे बढ़ी। जिस हालत में उस वक्त थी हमीदा बेगम बहुत कुछ समझ चुकी थी। उन्हें तो समझ नहीं आ रही थी कि आखिर वो इस लड़के को ऐसी कौन सी गैरत दिलाएं कि उसे अकल आ जाए। फौरन नूर को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर नूर की हालत देखी तो अपना सर पकड़कर बैठ चुकी थी। कहने लगी कि इसकी शादी किस हैवान से करवाई गई है, या शैतान से, क्योंकि वो हैवान जैसा शैतान तो हो सकता है मगर इंसान नहीं। इंसान यूं तो नहीं करते। ये तो उस लड़की की हालत देखी, अभी 1 हफ्ता नहीं हुआ मुझे लगता है आप लोगों ने इसकी शादी एक जिस्म के पुजारी से करवा दी है, जिसके लिए सिर्फ और सिर्फ औरत एक बोझ का टुकड़ा है, जिसे जब उसका मन चाहेगा वो अपने मुंह में चबाएगा और जब दिल चाहेगा थूकर चला जाएगा। डॉक्टर की बात पर फहमीदा के आंसू आ चुके थे, क्योंकि उसके पास बैठी और औरतों तक भी डॉक्टर की बात पहुंच गई थी। फहमीदा बेगम की अपने इलाके में बहुत इज्जत थी। खानदान पड़ोस की औरतें उन्हें इज्जत की निगाह से देखती, ये औरतें भी उन्हें अच्छी जानती थी। सभी एक दूसरे से मुंह छुपाने लगी। डॉक्टर का कहना था कि आपकी बहू का बच्चा गायब हो चुका है, मुबारक हो आपको। आपको तो इस खुशी के मौका पर मिठाइयाँ बांटनी चाहिए, जश्न मनाना चाहिए। बताइए बेटे को कॉल करके। अपने बेटे को आज से पहले वो डॉक्टर किसी के साथ जो पर्सनल नहीं हुई थी, मगर आखिर को वो भी एक इंसान थी। कितना बर्दाश्त करती जो जुल्म इस बच्ची पर किया जा रहा था। मजीद इससे बर्दाश्त करना नामुमकिन था, क्योंकि वह फहमीदा बेगम की ही उम्र की होती थी और इस तरह मामलात की पेचीदगी अच्छे से समझ सकती थी। वहीं जब नूर को पता चला कि उसका बच्चा इस दुनिया में आने से पहले जा चुका है, तो वो फूट फूट कर रोने लगी। उसकी तबीयत काफी खराब थी, ब्लड प्रेशर बार बार लो हो रहा था। नूर की माँ भी वहीं पर आ गई। सास ने उसके सामने हाथ जोड़ दिए थे कि अपनी माँ को मत बताना, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। और अपने दिल ही दिल में ये सोचकर बेचैन हो रही थी, क्या करे, माँ को भी कुछ न पता है। जैसे ही उसने अपनी माँ को अपने सामने देखा तो गले लगकर रोते हुए वह उन्हें सब कुछ बता दिया। हमीदा बेगम उनके सामने अपना हाथ उठाकर कहने लगी, गुज़िश्ता रात किस तरह दरिंदगी का मुजाहिरा रोहान ने इसके साथ किया था, इसने उन्हें सारी हकीकत बताई थी। दोनों ही औरतों को उस पर शदीद गुस्सा आ चुका था। फहमीदा बेगम ने तो घर जाकर रोहान को गिरबान से पकड़ा। कहने लगी, मुझे तो शर्म आती है, मुझे तो अपना बेटा कहते हुए जब तू छोटा सा था मैंने तो तुझे नामा तक अपनी कोख में रखा। कौन करता है ऐसा जैसी हरकत तूने की है। लेकिन वो फौरन खुद को बरी और जिम्मा करते हुए कहने लगा, अम्मी झूठ बोल रही है, वो आपको देखकर वो खुद बेड से गिरी थी, वो खुद ही नहीं चाहती कि माँ बने, जानबूझकर ये तमाशे लगा रही है। फिर फहमीदा बेगम उसके सीने पर मुक्के मारकर कहने लगी कि झूठ बोलता है, अरे मेरे सामने 24 घंटे रहती है वो लड़की, मैं उसकी आदत को अच्छी तरह से जान चुकी हूँ। सारा किया धरा तेरा है, तू ही ऐसा बदबख्त निकला है जिसने एक मासूम बच्चे की जिंदगी बर्बाद कर दी। अब खुश हो जा, अपनी माँ को जलील करवा कर दोबारा कभी बाप नहीं बन सकेगा। जिस कदर उसकी माँ उसके सामने रोई थी, उसे थोड़ी बहुत शर्मिंदगी तो हो चुकी थी। वहीं नूर की माँ उसे अपने घर ले गई। नूर को संभलने में वक्त लगा था। 1 माह तक वो अपने मैके में ही रही। इस दौरान एक बार भी उसने रोहान से कॉल नहीं की थी, ना ही फहमीदा बेगम ने अपने बेटे से बात करने की कोशिश की थी। वो कब आता वो कब जाता उन्हें कुछ इल्म नहीं था, लेकिन फिर भी
आखिर को एक माँ थी, अपने बेटे के बिखरे बाल बड़ी हुई है और उसे चुप चुप देखकर उन्हें उस पर तरस भी आने लगा था। वही रूहान रोता हुआ अपनी माँ के पास आकर बैठा, कहने लगा, अम्मी मैं सुधर चुका हूँ, जानती हो मुझे किस बात ने सुधारा है। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने कितना गलत किया है। अपने हाथों से अपनी औलाद को मैंने खत्म किया। आज मेरा दोस्त मुझे खुशी खुशी बता रहा था कि वो अपना बाप बनने वाला है। मेरे सामने उसने अपने बच्चे के लिए छोटे छोटे कपड़े खरीदे। इतनी खुशी से वो मुझे अपने तासरात के बारे में बता रहा था और मैं उसका चेहरा देख रहा था। अम्मी मुझे बहुत गिल्टी फील हुई, बताएं मैं क्या करूं। मैंने इतना गलत किया नूर के साथ, मेरा रवैया बहुत बुरा रहा, लेकिन मैं अपनी गलतियों को सुधारना चाहता हूँ। अम्मी वो अपनी माँ के सीने से लगे रोते हुए ये सब कुछ कह रहा था। फहमीदा बेगम ने भी उसे गले लगा लिया। अगले रोज ही दोनों माँ बेटा नूर को लेने के लिए उसके घर पहुंच चुके थे। नूर गुमसुम सी एक तरफ बैठी थी, उसे तो रूहान से एक खौफ सा आने लगा था। फहमीदा बेगम ने उसे यकीन दिलाया, बेटा रूहान सचमुच बदल चुका है, उसने अपनी गलती तस्लीम कर ली है, तुम हमारे साथ वापस चलो, देखना अब ये तुम्हारे साथ कुछ ऐसा नहीं करेगा। नूर खाली जहन के साथ अपनी सास और शोर को देख रही थी, अपने कमरे में चली गई। उसका तो यही मानना था कि वो कभी भी वापस उसके साथ नहीं जाएगी। नूर की माँ भी उसके पीछे ही आई। वही गहरी सांस खारिज करके अपनी माँ से कुछ कहने वाली थी कि जब उसकी माँ कहने लगी कि बेटा जो भी फैसला करना चाहती हो सोच समझ कर करना, ये बात ज़हन में रखना कि हम जिस माशरे में रहते हैं वहाँ पर अगर लड़की की तरफ से गलत कदम उठाने में पहल की जाए तो उसके वालिदैन और बाकी बहन भाइयों के लिए कैसे कैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर मर्द तलाक दे दे फिर औरत के वजूद पर कालक तो लग जाती है, लेकिन अगर औरत खुद मुँह से खला की डिमांड करे तो जानती हो ना, ऐसी औरतों को यह माशरा सुकून से जीने नहीं देता। ये सुनकर नूर सर झुका चुकी थी। चाहती तो वो यही थी कि वो ऐसे शख्स से अलहदगी इख्तियार कर ले। उस शख्स ने आखिर उसके बदन में छोड़ा ही क्या था। सारे खसारे तो नूर के हिस्से में आए थे। जिस तरह उसने शोहर को लेकर अपने जहन में ख्यालात बना रखे थे वैसा कुछ भी रूहान में नहीं था। उससे तो नूर से मोहब्बत ही नहीं थी। अपनी माँ और सास की बात सुनकर आखिरी बार उसने अपने शोहर को मौका देने का सोचा और सिर्फ अपनी सास की वजह से वो रूहान के साथ वापस उस घर में आई। उसे लगा था रूहान एक बार फिर उसके साथ वैसा ही सब कुछ करेगा जो इससे पहले करता था। वो कमरे में चुपचाप बैठी थी, सोच सोच कर बैठी थी कि आज रूहान उसके साथ इस तरह का कुछ भी किया तो उसके शोर के होने का जरा भी लिहाज नहीं करेगी। वो अंदर से भरी पड़ी थी, लेकिन रूहान कमरे में आया, उसे यूं बैठा देखकर उसके पाँव के पास बैठ गया। नूर का हाथ अपने हाथ में थाम कर उस पर लब रखे फिर कहने लगा, मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन मुझे बहुत पछतावा है। तुम कहती हो ना कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं है, मुझे अब तुमसे बेतहाशा मोहब्बत महसूस हो रही है। तुम मुझे जब छोड़कर गई थी तो मुझे लगा मेरी दुनिया उजड़ गई है, लेकिन अब मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। नूर को अपने कानों पर यकीन न आया कि ये सब कुछ रूहान बोल रहा है। रूहान कहने लगा, चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, हम आज बाहर डिनर के लिए जाएंगे, लॉन्ग ड्राइव करेंगे, तो मैं शॉपिंग करवाऊंगा। नूर ने पहले तो इनकार किया, लेकिन फिर रूहान के इसरार पर वो तैयार हो चुकी थी। पहले तो नूर को लगा ये सिर्फ एक दिन के लिए है, उसे बहलाने के लिए कर रहा है, मगर इसके बाद तो ये रोज़ का मामूल बन चुका था। वो अक्सर नूर के लिए कोई न कोई तोहफा ले आता, बाहर घुमाने के लिए ले जाता। नूर भी जैसे उस पर एतबार सा करने लगी थी। एक आखिरी मौका रूहान को देने के लिए वो उसके साथ अपना रवैया बेहतर करने लगी थी। इस दौरान एक बार भी रूहान ने उसके करीब आने की कोशिश नहीं की थी, मगर रात को कभी सोए हुए भी वो उस पर अपना हाथ रख देता तो फौरन होश में आते ही फौरन उससे दूर हो जाता। रूहान ने खुद को बदलने की बहुत कोशिश की, उसने बदल कर भी दिखाया, लेकिन धीरे धीरे उसकी फितरत एक बार फिर वहीं पर अटकने लगी। बार बार उसका ज़मीर उसे उकसाने लगा कि वो एक बार फिर कुछ वैसा करे जिससे वो नूर से तस्कीन हासिल कर सके। उसके लिए अपने आप को सुधारना और मज़ीद यमुनाफ़त का लिबादा ओढ़ना आसान नहीं था। वही उसके दिल में औलाद की ख्वाहिश भी करने लगी थी, क्योंकि उसे अपने हम उम्र कज़न्स और दोस्तों को जब अपने बाप बनने की खुशखबरी सुनाते देखता तो अंदर ही अंदर वो हसद करने लगा था। उस रोज़ जब वो घर आया तो नूर के हाथ पकड़कर कहने लगा कि नूर, मुझे लगता है तुम अब कदरे बेहतर हो चुकी हो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, इसलिए मैं चाहता हूँ
कि तुम मेरे बच्चे की माँ बनो। मैं वादा करता हूँ इस बार मैं तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। ये सुनकर नूर के चेहरे के तासुरात बदल गए। वो कहने लगी कि आपने बहुत देर कर दी है। डॉक्टर ने कहा है मैं अब दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। अब आपके लिए सिर्फ आपके इस्तेमाल करने का सामान होकर रह गई हूँ। मुझसे माँ बनने की उम्मीद मत रखिए। यह सुनकर रूहान का चेहरा उतर चुका था। कहने लगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे औलाद चाहिए तो बस चाहिए। तुम अपना इलाज करो, कुछ भी करो, लेकिन मुझे औलाद पैदा करके दो, वो भी बेटा। नूर की इस वक्त उसकी जहनी हालत पर शुबा हुआ था। कैसा शख्स था, कभी औलाद की खातिर इसी अजियतों से दो चार कर रहा था और कभी उसे हर हाल में औलाद मांग रहा था और वो उसे दोबारा डॉक्टर के पास लेकर गया था, मगर उस डॉक्टर का यही कहना था कि ये दोबारा कभी माँ नहीं बन सकती। रूहान के जहन में ये बातें इस कदर ज़्यादा असरअंदाज हुई थी कि कुछ रोज़ तो वो खामोश रहा, लेकिन धीरे धीरे उसका रवैया नूर के साथ बदलना शुरू हो गया। बात बात पर उससे लड़ता झगड़ता, उसे बांझ होने के ताने देता, यहाँ तक कि उस पर हाथ उठाने लगा था। फहमीदा बेगम तो दिन ब दिन घर के इस शोर शराबे और डिप्रेशन से बिस्तर पर जा लगी थी। हर वक्त मुलाजमा उनका ख्याल रखती थी, कभी कभार कमरे से बाहर निकलती वरना कमरे में ही रहती। एक रोज रोहान ने घर आकर ये खबर सुनाई कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, मुझे तुम जैसी बंजर जमीन के साथ नहीं रहना। नूर का गुस्से से चेहरा सुर्ख हो चुका था। कहने लगा कि ज़बान बंद रखो, अपनी तुम्हारी वजह से ही मैं इस हालत तक पहुंची हूँ, वरना मैं बिल्कुल सेहतमंद थी। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम जैसा मर्द जिसकी खातिर मैंने अपना आप गंवा दिया, आज मुझे ऐसा कह रहा है। रोहन ने गुस्से में आकर उसे तलाक दे दी। कहने लगा कि दफ़ा हो जाओ मेरी नज़रों के सामने से। मैं दूसरी शादी करूँगा जो तुमसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, एजुकेटेड हो और मुझे मेरा वारिस पैदा करके देगी। जैसे ही फहमीदा बेगम ने घर में घूमते ये अल्फाज सुने, उन्हें हार्ट अटैक आया था। नूर तो फिर रोती हुई वापस अपने माँ बाप के पास जा चुकी थी। वही फहमीदा बेगम की मौत की खबर रुआन पर बिजली बनकर गिरी। अपनी माँ के मरने के बाद उसने अपनी दोस्त की मदद से एक लड़की का रिश्ता ढूंढा जो कि पढ़ी लिखी और मॉडल थी। बिलाशुबा वो नूर से भी ज्यादा खूबसूरत थी। 3 माह बाद उसने लड़की से शादी कर ली, उसे बीवी बनाकर उस घर में ले आया था। उसके साथ भी वही सब कुछ होने लगा था जो नूर के साथ किया करता था, मगर वो लड़की बेहद शातिर और चालाक थी। बहाने से उसने रोहन पर घर और जायदाद धीरे धीरे अपने नाम करवाना शुरू कर दिए। शादी के 4 माह बाद वो प्रेग्नेंट हुई तो रोहन की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तो मुझे वारिसी पैदा करके देना। मगर ठीक 5 माह बाद जब वो उसे चेकअप करवाने के लिए ले गया तो डॉक्टर ने ये बताया कि जुड़वा बच्चियों की माँ बनने वाली है। बेटियों का सुनकर तो रोहान आग बबूला हो चुका था। घर आकर बेल्ट से अलीशा को मारने लगा। कहने लगा तुझे मैंने कहा था मुझे बेटा पैदा करके देना, ये बेटियां कहाँ से आ गई। जबरदस्ती उसे दवा खिला रहा था। वो खाने से इनकार कर रही थी लेकिन वो उसे दवा खिलाकर उसका हमल जाया करवा चुका था। पहले तो इस तकलीफ की वजह से वो रोती रही, लेकिन दिल ही दिल में रूहान की मोहब्बत हकारत में बदल गई। तो वो भी उससे बदला लेने का सोच चुकी थी। अब भी वो हर रात उस पर यूं ही टूट पड़ता, उसका भी वही हाल करता जो नूर का किया करता था। लेकिन धीरे धीरे उसकी तबीयत खराब रहने लगी। अक्सर रोहन घर आता तो आते ही सो जाया करता और कहता मेरा आज तुम्हारे पास आने का मन नहीं है। वो हर रोज कोशिश करता कि अपनी बीवी के साथ रोमांस करे, लेकिन ये ख्वाहिश उसके अंदर से बढ़ती चली जा रही थी। एक वक्त ऐसा आया जब वो बिल्कुल कमजोर हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया। जब अलीशा बेहद खूबसूरत और पहले से ज्यादा पुरकशिश हो चुकी थी। अपनी जहालत देखकर वो अक्सर चीखता चिल्लाता था। वो तो भरपूर मॉडल थी, सिर्फ चंद महीनों में उसकी हालत नामर्दों जैसी क्यों हो चुकी थी। उस रोज वो व्हील चेयर पर बैठा सोच रहा था। एक हफ्ता पहले ही ऑफिस से वापस आते ही वो एक्सीडेंट का शिकार होकर अपनी टांगे तोड़वा चुका था। अलीशा ने उसके करीब फर्श पर बैठकर अपने हाथों से उसके सीने पर रख दिए और कॉलर के बटन बंद करते हुए कहने लगी वो शौक था ना तुम्हें सारी सारी रात ये सब कुछ करने का। बस जो जुल्म तुमने मुझ पर किया और अपनी साबका बीवी पर किया उसकी सजा दी है मैंने तुम्हें। ये कदम तो नूर को उठाना चाहिए था, मगर शायद उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं था जो तुम्हें बर्दाश्त करती रही। लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर ली और मासूम जानों को अपने हाथों से मारने की तुम्हें मैं यही सजा दूंगी। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ इस घर में रहकर तुम्हें ना मर्द बकारूं, तुम्हारे हाथों में चूड़ियां पहनाऊंगी क्योंकि तुम जैसे हैवान सिर्फ मर्द किसी काबिल होते हैं। ये कहकर अपने बाजू पर बैग लटकाए बाहर निकल आई, जबकि रोहन चिल्लाता हुआ व्हील चेयर से गिर चुका था।
उसके लिए ये बात नाकाबिले कबूल थी। वो ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, मगर यही उसके साथ होना चाहिए था। उसने औरत को सिर्फ अपनी तस्कीन का सामान समझ लिया था। जैसे ही नूर की इद्दत पूरी हुई तो उसके लिए रिश्ता आना शुरू हो गए। नूर का एक कज़न अरबाज, जो कि दुबई में तालीम हासिल करने के बाद बिजनेसमैन बन चुका था, जब से जवानी में कदम रखा था तभी से नूर पर फिदा हो चुका था। लेकिन अचानक नूर की होने वाली शादी ने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। लेकिन जब उसे नूर की तलाक की खबर मिली थी तो वो पाकिस्तान आकर अपनी माँ और बड़ी बहन को रिश्ते के लिए भेज चुका था। नूर ने पहले तो इनकार किया था, लेकिन जब नूर की खाला बार बार बातें देने लगी तो उसने खुद अरबाज से मिलने का कहा। अरबाज के लिए तो आज भी वो बिल्कुल वैसी ही थी। उसने अरबाज को मिलकर ढके छुपे अल्फाजों से सारी सच्चाई बता दी और ये भी कि वो कभी मां नहीं बन सकती। लेकिन उसके बावजूद अरबाज उसे अपना चुका था। सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ की खातिर उसने ये शादी की थी। उसे लगा जैसे बाकी मर्द भी वैसे ही होंगे जैसे रोहान। लेकिन जिस कदर इज्जत मोहब्बत और अपनायत अरबाज ने उसे दी थी, वो तो जैसे उसकी मोहब्बत से सरशार होकर रह गई थी। शादी के 8 माह बाद अचानक नूर की तबीयत खराब होने लगी और अरबाज फौरन ऑफिस से घर आया। जब उसे डॉक्टर के पास लेकर गया तो डॉक्टर का कहना था कि वो मां बनने वाली है। नूर हैरान थी, ये कैसे मुमकिन था? अच्छा कुछ नहीं, डॉक्टर उस बारे में बात की तो डॉक्टर का ये कहना था कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे मसाइल हो जाते हैं जिसके बाद हम डॉक्टर्स भी गलत पेशगोई करने लेते हैं। लेकिन अब पूरी तरह से सलाहियत से महरूम नहीं हुई थी। बस यही है कि आज खुशखबरी आपके सामने है। नूर ने मुस्कुराते हुए खुदा का शुक्र अदा किया और अरबाज का हाथ पकड़ते हुए हॉस्पिटल से बाहर आई। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे।